नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीसेस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पता है दोस्तों, हमने हिस्ट्री की सीरीज़ प्रारंभ किया है, ठीक है, जो टीएसटी पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके पहले ये जो हिस्ट्री की सीरीज़ है दोस्तों, तो इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। उसमें पूरा पाषाण काल, ठीक है, और मध्य पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसका हमने नोट्स बनाया है और डिटेल एनालिसिस किया है। अतः आप इस वीडियो को पूरे देखिएगा ज़रूर। ओके, आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें नवपाषाण काल की बात करेंगे हम। नवपाषाण काल से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए शुरू करते हैं। नवपाषाण काल न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले नवपाषाण काल को न्यूलिथिक भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने किया था। क्वेश्चन पूछा गया था इसका कि नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग जो न्यूलिथिक है उसको प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था 1865 में। प्राकृतिक जो प्रकाश उनकी जो बुक प्रकाशित हुई थी प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में उन्होंने इसका प्रयोग किया था। क्या नाम है उसका? प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आपको पता है कि जो मध्य पाषाण काल था वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक होता है, लेकिन जो नवपाषाण काल है दोस्तों ये 4,000 ईसा पूर्व के से बाद का काल है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, डी गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति को अपने आप में पर्याप्त अन्य उत्पादक अर्थव्यवस्था बताया था। मतलब उन्होंने कहा था जो नवपाषाण ताम्रपाषाणिक संस्कृति है वो अपने आप में पर्याप्त अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना। किसने कहा इसको? गार्डन चाइल्ड ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। माइल्स वर्किट ने निम्न विशेषता बतलाई हैं, ठीक है। जो नवपाषाण काल की विशेषताएं थी, माइल्स वर्किट ने बताया है कि कृषि कार्य का प्रारंभ शुरू हो गया था। इस समय का मानव कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। वैसे भी दोस्तों पशुओं को जो पालना स्टार्ट हो जाता है मध्य पाषाण काल से, इस समय भी उसने शुरू कर दिया था। पत्थर के औजारों पर घर्षण, उन पर पॉलिश करना शुरू कर दिया था, यानी उसको घसने लगा था और उसमें पॉलिश करने लगा था, बढ़िया से औजार बनाने शुरू कर दिए थे। मृदभान बनाना शुरू कर दिए थे, मिट्टी के बर्तन बनाना इस समय का मानव शुरू कर चुका था। ओके, आगे देखते हैं। वनस्पति कृषिकरण, ठीक है, पशुओं को पालने से एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने के आधार पर ग्राम समुदायों की शुरुआत हुई, साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई। मतलब जो है वनस्पति कृषिकरण था, यानी इस समय कृषि प्रारंभ हो जाती, श्योर है। पशुओं को पालना, एक स्थान पर टिक कर रहना, स्थायी जीवन की शुरुआत और एक ग्राम समुदाय बनाने मतलब की शुरुआत इसी काल में होती, नवपाषाण काल में ही होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कृषि का प्रारंभ कब होता है, स्थायी जीवन कब स्टार्ट होता है, तो नवपाषाण काल में। ओके, आगे देखते हैं। यद्यपि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हो गई थी, लेकिन इस समय जंगली पशुओं को अधिक संख्या में पालतू बनाया गया। मतलब पशुपालन की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में हमने बताया ही। आदमगढ़ जो स्थल था वहाँ से मतलब जो है साक्ष्य मिले थे, और पहला जो पालतू पशु था वो था जो है डॉग, कुत्ता, ठीक है। लेकिन इस समय जंगली जो पशु थे उनको भी पालना शुरू कर दिए थे लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। इस काल में वस्त्र निर्माण की सीख लिया, ठीक है। मतलब जो इस काल का मानव था वस्त्र निर्माण भी सीख गया था, तथा भीमबेटका से पता चलता कि वह वस्तुओं को रंगने की भी शुरुआत हो गई थी। मतलब इस समय का मानव वस्तुओं को रंगना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ जगह बताया गया है दोस्तों कि इस समय का मानव जो उद्योग धंधे भी प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, करना। अग्नि का प्रयोग इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब देखिए हमने बताया था दोस्तों जो पूरा पाषाण काल में, ठीक है,
पूरा पाषाण काल का जो निम्न पूरा पाषाण काल, उस समय का मानव जो अग्नि की खोज कर लेता है लेकिन उसके प्रयोग से अपरिचित रहता है। लेकिन इस समय का मानव अग्नि का प्रयोग करना सीख जाता है, उसका कहाँ यूज करना है। अग्नि की खोज निम्न पूरा पाषाण काल में हो गई थी, निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी दोस्तों इसकी खोज, लेकिन इसका प्रयोग जो है नवपाषाण काल में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। नवपाषाण काल युग के अंतिम दौर में धातुओं के उपयोग की शुरुआत हुई। जो धातुओं का उपयोग है नवपाषाण काल में शुरू हो जाता है। तांबा सर्वप्रथम इस्तेमाल होने लगा था, मतलब मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसको नोट कर लीजिए। इस कारण इस काल को ताम्रकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रकाल भी कहा जाता है नवपाषाण काल को। आगे देखते हैं। मृदभांडों का सर्वप्रथम उपयोग मध्यपाषाण काल में हुआ, ठीक है। जो मृदभांड थे, मिट्टियों का बर्तन बनाना, उसका उपयोग मध्यपाषाण काल में हुआ था, लेकिन पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। जो पहिया है दोस्तों, इसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिए। विद्वानों की मानता है कि सर्वप्रथम नील नदी घाटी, ठीक है, जो मतलब जो है सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी है, नील है, तो नील नदी घाटी मिस्र में है। ये नील कहाँ की नदी है? मिस्र की। में गेहूँ जौ का उत्पादन शुरू हुआ था। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम गेहूँ और जौ का प्रारंभ कहाँ हुआ था? नील नदी घाटी में। ओके। और मतलब जो है ये भी माना जाता है कि जो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो उत्पादन प्रारंभ किया था वो गेहूं जौ का ही प्रारंभ किया था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अब देखिए, ये तो मतलब नवपाषाण काल से संबंधित तथ्य थे प्रमुख। अब जो स्थल मतलब कहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, अब उनको देखते हैं विस्तार से। अब देखिए, भौगोलिक क्षेत्र इसके जैसे उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र थे, वहाँ से देखिए मेहरगढ़ पहले आता है, पहले नंबर में आता है। ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ एक क्षेत्र था, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान एक प्रांत है, उस वहाँ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या क्या मिला उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वो मेहरगढ़ में मिला है। और दोस्तों, जो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है तो इस समय लहुरा देव है, ठीक है ना, लहुरा देव वहाँ से मिला है। ये मतलब जो लेटेस्ट है, ठीक है, अभी खोजा गया है। अब इसके बाद दोस्तों, मेहरगढ़ से तांबा गलाने का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती किए जाने का साक्ष्य मिला है। यानी खेती किए जाने का साक्ष्य तो यहाँ से मिला ही है, लेकिन गेहूं की खेती और जौ की खेती किए जाने का साक्ष्य भी मिला है यहाँ से। अब दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन? जौ था, ठीक है। मतलब मानव ने सर्वप्रथम जो अनाज प्रयुक्त किया था जौ था, लेकिन जो खेती प्रारंभ किया था वो गेहूं की थी। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। जो सर्वप्रथम अनाज प्रयुक्त करता है वो जौ का था, लेकिन खेती सर्वप्रथम वो गेहूं की प्रारंभ करता है, गेहूं और जौ की। आगे देखते हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। रोटी की टोकरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ गेहूं की कृषि करने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ से प्रस्तर कुठार, पत्थर का कुठार, घर्षण पाषाण मिले हैं। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, अंगूर, कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। अंगूर और कपास की खेती के प्रमाण भी यहाँ से दोस्तों मिले हैं। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है दोस्तों, ये है बुर्जहोम। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ गए। उत्तरी क्षेत्र है ये, हिमाचल प्रदेश की साइड का। इसका साहित्यिक अर्थ होता है जो मतलब जो बुर्जहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान। इसका मतलब बुर्जहोम का क्या होता है? जन्म स्थान। यह कश्मीर में स्थित है। इसकी खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुर्जहोम की खोज किसने की थी? तो उनका नाम है डी टेरा और पीटरसन।
ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ से एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम से मिला है दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। गुफकराल, गुफकराल दोस्तों ये भी कश्मीर में नवपाषाणकालीन स्थल है। बड़ी संख्या में हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं गुफकराल से। कहे के साक्ष्य मिले दोस्तों, हड्डियों के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन बहुत बार, ये जितने भी क्वेश्चन मतलब हम पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको सीरियसली पढ़ देखिएगा, ठीक है, और पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। अब मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती नवपाषाण संस्कृति की जानकारी गंगा घाटी, विंध्य पर्वत, पठारी क्षेत्र में स्थित स्थलों से होती है। कोल्डिहवा बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। महगढ़ा, महगढ़ा भी कहा जाता है इसको। चोपनी मांडो दोस्तों, ये तो आप चोपनी मांडो आपने पढ़ा ही था, ये मध्यपाषाण के लिए। चोपनी मांडो ऐसा स्थल है जो पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक इसके मतलब साक्ष्य मिले हैं। आपको बताया गया था जो प्रीवियस वीडियो थे, जो पिछली वीडियो, उनमें हमने डिटेल में बताया है इसके बारे में। आप जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए। आगे चलते हैं। अब कोल्डिहावा, अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोस्तों बेगलन नदी थी एक, इलाहाबाद के दक्षिण में, ठीक है, कोल्डिहावा स्थित है, इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है दोस्तों ये। अब दोस्तों यहाँ से 3 सांस्कृतिक अनुक्रम नवपाषाण, ठीक है, ताम्रपाषाण का लौह युग देखे गए हैं। 3 चीज़ें मतलब जो है, नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, ताम्रपाषाण काल आगे पढ़ेंगे हम, और लौह युग पर आयरन एज जो था उससे संबंधित साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाने का प्रमाण मिला कोल्डिहावा से। कोल्डिहावा से ये पूछा जाता है कि धान उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डिहावा से मिला है। ओके दोस्तों, नवीनतम खोज के अनुसार भारत में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में जिले में स्थित लहुरा देव, बताया था ना अभी कि लहुरा देव अभी नवीनतम खोजी गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव दोस्तों। यहाँ से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, चावल की खेती का। अब धान का जो साक्ष्य मिला था उगाने का दोस्तों, वो तो मतलब कोल्डिहावा से, लेकिन चावल की खेती का साक्ष्य, वही धान की खेती के साक्ष्य भी लहुरा देव से नवीनतम खोज के अनुसार बताया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में लहुरा देव होगा तो यही आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। इसकी खोज गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। किस विश्वविद्यालय ने किया था, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने किया था दोस्तों। आगे चलते हैं और स्थल के बारे में देखते हैं। महगढ़ा इलाहाबाद में है, महगढ़ा भी कहा जाता है इसको, इलाहाबाद में है। यहाँ से धान के अलावा जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कई स्थल दे देगा और उसमें पूछेगा यहाँ से धान खेती के साक्ष्य कहाँ से नहीं मिला है, तो जो स्थल नहीं होगा उसमें आप टिक करिए। जैसे कि मतलब महगढ़ा हो गया, कोल्डिहावा हो गया, लहुरा देव हो गया, इन 3 को दे देगा, एक कोई दूसरा दे दिया, ठीक है ना। चोपनी मांडो दे दिया तो चोपनी मांडो आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ से एक पछुबाड़ा भी मिला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पछुबाड़ा कहाँ से मिला है, पछुबाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ये मिला महगढ़ा से। पछुबाड़ा का साक्ष्य कहाँ, जहाँ पशु को रखते हैं, वो साक्ष्य कहाँ से मिला है, महगढ़ा से मिला। पशुओं की हड्डियाँ मिली तथा मिट्टी की गुड़ियाँ भी यहाँ से मिट्टी है, ठीक है। जो मिट्टी की गुड़ियाँ थी दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुई हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से दोस्तों। आगे देखते हैं। अब चोपनी मांडो आते हैं दोस्तों। ये कि स्थल है, स्थल पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के साक्ष्य मिले, हमने बताया भी था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल का तक के मतलब जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तीनों चरणों का पता यहाँ से चलता है। यहाँ मध्य पाषाणकालीन स्तर में मधुमक्खी के जैसे झोपड़ियाँ, साझा चूल्हे, ज्योमेट्री आकार,
ठीक है, के सूक्ष्म पाषाण हस्त निर्मित मध्यभांड चौप मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। चोपनी मांडों में मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। जो चोपनी मांडों में मृदभांडों के साक्ष्य मिले हैं ये संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से वीडियो देखिए एग्जाम में ज़रूर फंसेगा। इससे अक्सर क्वेश्चन ज़रूर टीजीटी पीजीटी में आते हैं, और इस समय टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न भी चेंज हो गया, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। चिरांग ये बिहार के सारंग में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि चिरांग कहाँ है। नवपाषाण ये पूछा जाता क्वेश्चन कि कौन से नवपाषाणकालीन स्थल हैं, इनमें से कौन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप पूरे स्थल याद रखिए, कौन नवपाषाणकालीन के स्थल है, कौन पुरापाषाणकालीन स्थल है, कौन मध्यपाषाणकालीन स्थल है। तो चिरांग ये नवपाषाणकालीन स्थल है। ये कहाँ है, बिहार के सारंग जिला में। बुर्जहोम को छोड़ करके अन्य किसी पूरा तात्विक स्थल में इतनी अधिक मात्रा में नवपाषाणकालीन उपकरण नहीं मिले हैं जितने चिरांग से मिले हैं। मतलब ये दोस्तों, यानी बुर्जहोम को अगर छोड़ दिया जाए तो चिरांग में जितनी मात्रा में नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं और कहीं पर नहीं मिले हैं। ओके, 1962-63 में प्रोफेसर बीके सिन्हा द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। इनका नाम क्या है, बीके सिन्हा। चिरांग का उत्खनन किसने करवाया था, बीके सिन्हा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है, हड्डियों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये हो जाएगा चिरांग। बड़ी संख्या में हिरण की सींगों के से निर्मित उपकरण मिले, हिरण की सींग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चावल के साक्ष्य भी ये चिरांग से मिले हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब दोस्तों अब इधर चलते हैं पूर्वोत्तर साइड, असम। दवजली हांडिया, ठीक है ना, हांडिंग एक स्थल था नवपाषाणकालीन, यहाँ से कृषि एवं पशुपालन का पता चला था। ठीक है, ये स्थल पूछे जाते हैं दोस्तों, आप इनको ज़रूर नोट कर लीजिए कि कौन नवपाषाणकालीन स्थल है, कौन पुरापाषाणकालीन स्थल है, कौन जो है मध्यपाषाणकालीन स्थल है। कुचाई ये उड़ीसा में है। ये मध्यपाषाण स्थल, नवपाषाण के स्तर के उपकरण यहाँ से मिले हैं। मध्यपाषाण काल के भी मिले हैं कुछ, और कुछ नवपाषाण काल के मिले, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे बगौर राजस्थान हो गया, ठीक है, यहाँ से मध्यपाषाणकालीन भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में बताए भी हैं। यहाँ से मध्यपाषाणकालीन, ताम्रयुगीन, लौहयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से कृषि पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, राजस्थान का बगौर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ठीक है, प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले। मतलब देख, बगौर से आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं सर्वप्रथम। ठीक है ना, ये मध्यपाषाणकालीन स्थल से, जो मध्यपाषाण काल स्थली थे दोस्तों, तो बगौर हो गए और आदमगढ़ हो गए, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं। बालाथल उदयपुर राजस्थान में दोस्तों, यहाँ से मृदभांडों के सदस्यता हड़प्पा स्थल से प्राप्त मृदभांडों से की जाती है। मतलब जो बालाथल जो स्थल था, यह जो यहाँ के से मृदभांड मिले हैं, जो इसकी कंपैरिजन होती है देखने जैसे मतलब दिखता है ये सदस्यता, वो हड़प्पा से कंपैरिजन की जाती है। मतलब हड़प्पा के जो मृदभांड थे और यहाँ के मृदभांड लगभग देखने में सेम जैसे थे। आगे, नवपाषाण काल से यहाँ हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधि केंद्र था। यही बालाथल में हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधि केंद्र था। यहाँ से उत्खनन में प्राप्त ताम्र मुद्राओं पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियाँ अंकित है। जहाँ ताम्र मुद्राएं मिलती, हाथी की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चंद्रमा की आकृतियाँ अंकित हैं यहाँ पर बालाथल में। अब एक स्थल था गणेश्वर, ये राजस्थान में ये भी है। यहाँ से बड़ी संख्या में ताम्र औजार मिले हैं। संभवतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को तांबा इसी क्षेत्र से जाता था। गणेश्वर यहीं से तांबा मतलब वहाँ भेजा जाता था। आगे चलते हैं। दक्षिण भारतीय क्षेत्र हैं कुछ, ये मतलब जो है नोट कर लीजिएगा आप। कर्नाटक के मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोड़क्कल, पिपलीहल, संगनकल्लू, राख के टीले मिले थे संगनकल्लू से। टी नरसीपुर,
और टैक्लाकोट, तमिलनाडु में पयमपल्ली, आंध्र प्रदेश में उतनूर, ठीक है। कोडेकल, नागार्जुनीकोंडा, पलावीर आदि नवपाषाण कालीन भारतीय स्थल हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको जो है आप नोट मतलब माइंड में बैठा लीजिए नो कि कर्नाटक में कौन कौन से स्थल थे, ठीक है। तमिलनाडु में जैसे पयमपल्ली ही था, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी, इनको आप जो है नोट कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में सबसे प्रारंभिक चरण में साक्ष्य संगनकल्लू, नागार्जुनकोंडा में मिले हैं। जो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम संगनकल्लू से कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ नागार्जुनकोंडा से। नागार्जुनकोंडा ये आंध्र प्रदेश का है और संगनकल्लू ये कर्नाटक का स्थल है। यहाँ से राख के टीले मिले हैं दोस्तों। संगनकल्लू, उतनूर, ठीक है, कोडेक्कल, कुपगल, यहाँ से राख के टीले मिले हैं। बताए थे दोस्तों, राख के अनेक टीले मिले हैं दोस्तों, यहाँ से याद कर लीजिए। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल मिलेट थी, रागी। दक्षिण भारत में जो किसानों द्वारा सर्वप्रथम फसल उगाई गई थी मिलेट, रागी जिसको कहते हैं। ओके दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नवपाषाण काल से संबंधित जो भी स्थल थे, जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम सारे क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अतः आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन रिमाइंड हो जाएंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हिस्ट्री सीरीज़ के सारे चैप्टर कवर करेंगे और आपकी पूरी टीएसटी पीएचडी की प्रिपरेशन करवाएंगे। और एग्ज़ाम में हम मतलब प्रॉमिस करते हैं कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे हमारे वीडियो से। जो भी व्यक्ति हमारा पूरा वीडियो देखेगा वो टीएसटी पीएचडी की परीक्षा पास कर सकता है, ठीक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।